एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सानिध्य हर रचनाकार चाहता है, लेकिन अपने लेखन कर्म की आलोचना सुनना बिरले ही पसंद करते हैं। कोई रचनाकार चाहे न चाहे पर उसे आलोचक के घर जाना ही होता है। हिंदी साहित्य में आलोचकों की एक समृद्ध परंपरा है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरू होकर आज के आलोचक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह तक अनवरत चलती आ रही है। अपने समकालीन आलोचकों से भिन्न, एक अलग तरह की दृष्टि से संपन्न डॉक्टर विजय बहादुर सिंह के विचारों में वामपंथ की आग भी है और दक्षिण पंथ का पानी भी। यही विशेषता उन्हें अन्य से भिन्न करती है। वस्तुतः आलोचक का कर्म किसी एक विचारधारा का पंडा या पुजारी होना नहीं होता। उसके पास शंकर की तरह तीसरी आंख होती है, ज्योत आसीन होकर स्थिति को जांचती है, परखती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपके का सानिध्य हमें मिल रहा है। आपके चिंतन से हम निरंतर प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन जो परिदृश्य बहुत तेजी से भाषा और साहित्य का बदल रहा है, इस बदलाव पर आपसे उपयुक्त और कोई व्यक्ति, रचनाकार, चिंतक हिंदी में मुझे दिखाई नहीं पड़ता, जिनसे उन गुत्थियों को भी सुलझाया जाए जो अतीत से पड़ी हुई है, उन मुद्दों पर भी प्रकाश पड़े जो हमारे सामने हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पर भी हम बात करें। मैं अपने सौभाग्य को श्रेष्ठ कर मानते हुए आपको प्रणाम करता हूं और आपसे चाहेंगे कि कुछ सवालात, कुछ प्रश्न जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं उन पर आप अपनी दृष्टि डालें, और हम चाहेंगे यह भी कि कुछ सवाल ऐसे जो आपके एक लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं उन पर भी हम आपसे प्रकाश चाहेंगे। और पहला सवाल जो आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ है वो यह कि आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह आर्य समाज के विद्यालय से प्रारंभ होती है, बाद में आपका रुख मार्क्सवाद की ओर चला गया। मैं ये मानता हूं कि आर्य समाज भी एक तरह का वामपंथ है और बाद में आपका लेखन वामपंथ की ओर रहा। आपके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव मुझे दिखाई पड़ते हैं। ये किस तरह से घटित हुआ, इस पर हमें आपके विचार जानने हैं। देखिए शर्मा जी, आपने एक बात तो शुरू में ये कही कि ये आपका सौभाग्य है कि आप मुझसे कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सुअवसर रहता है कि कोई हमसे हमारे चिंता के मुद्दे पर बात करे। रही बात ये कि मेरी शिक्षा दीक्षा और संस्कार, तो मैं मानता हूं कि शिक्षा तो जैसे ही हमारी बौद्धिक समझ शुरू होती है वहीं से शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आर्य समाज के स्कूल में पढ़ने से पहले, जब मैं गांव में पढ़ता था, तो रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, भागवत के बारे में, आदमियत के बारे में वो शिक्षा हो तो मेरी शुरू हुई थी। ये जरूर है कि आर्य समाज ने उसमें एक बौद्धिक पुट दिया कि हमको किस चीज को समझना है। और मुझे अब लगता है कि उन दिनों जो आर्य समाज के विद्यालय थे, संस्थान थे, वो इस बात की कोशिश करते थे कि अपने समय में तो रहो, लेकिन अपने समय में तुम तभी रह सकते हो जब तुम अपने अतीत को और अपनी विरासत को जानते हो। और इसलिए आर्य समाज ने कम से कम मेरे मन में ये बात भरी कि अपनी विरासत को जानो, और विरासत को जानने का मतलब उनका मध्यकाल को जानना नहीं था। वो सीधे सीधे बहुत प्राचीन काल में, जहां कोई उस तरह का धर्म संस्थान विकसित नहीं हुआ था, वैदिक काल, कि वैदिक काल में क्या था। क्योंकि उस समय जो वैदिक काल था वो कोई हिंदू काल नहीं था जिसको आप कहेंगे, लेकिन वो पूर्व हिंदू काल जरूर था, जिसमें हमारी पूरी, जिसको आप कहते हैं भारतीय मनोरचना बनती। तो उस भारतीय मनोरचना में
जो मुझे समझ में आया कि दो तरह की परंपराओं के नाम पर यहाँ चलती रहती हैं। एक तो वो जो एक बार शुरू हो गए और फिर उन्होंने एक शास्त्र का, व्याकरण का, व्यवस्था का रूप ले लिया है, और जैसे ही कोई चीज ठहर जाती है, व्यवस्था का रूप ले लेती है, तो आप मानते होंगे कि उसमें सड़ाहट पैदा होने लगती है, और जब सड़ाहट पैदा होने लगती है तो उसी में विद्रोह भी पैदा होता है। इसलिए जो आपने कहा कि आर्य समाज भी एक प्रकार का वामपंथ है, तो आर्य समाज इसी रूप में वामपंथ है, क्योंकि अगर आप ये कहना चाहेंगे कि आर्य समाज एक वामपंथ है, तो वामपंथ किसका? वामपंथ जो है वो उसी परंपरा का वामपंथ है। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास भी मानते थे वेदों को, क्योंकि उन्होंने लिखा ही है नाना पुराण निगम आगम सम्मत, तो वहां भी तो वेद ही है। तो ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये हर समय हर परंपरा का एक वामपंथ होता है। इसलिए आर्य समाज भी भारतीय परंपरा का, ये कहिए कि जो हिंदुस्तानी परंपरा है या हिंदू परंपरा है, उसका एक वामपंथ था। अब इधर जो 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का जो भारत है, उसमें बहुत सारी चीजें भारत में आई, क्योंकि उसके पहले तो केवल इस्लाम आया, सिर्फ एक व्यवस्था से, एक जीवन पद्धति से, एक जीवन दर्शन से हमारी टकराहट हुई। हमने उसको समझा, हमने उससे संवाद करना सीखा, हमने उसके साथ रहना सीखा। लेकिन जब ईसाईयत आई, तो ईसाईयत के साथ जो व्यापार आया, जो धंधे आए, ये ध्यान रखिएगा कि इस्लाम जब आया तो उन्होंने आपकी विरासत को, संस्कृति को नष्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपने धर्म से आपके धर्म को दबाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने आपके धर्म से लेने की कोशिश की। ईसाईयत ने जो सबसे कमाल का काम किया, भयानक काम किया, कि उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आपके पूरे धर्म को और आपके संस्कारों को वहां से आपको उखाड़ देने की कोशिश की। तो वो एक बड़ी बात थी, खतरनाक बात थी। तो इसलिए जिसे आप कह रहे हैं वामपंथ, वस्तुतः वो वामपंथ हमारे भीतर इसलिए पनपा कि पहले तो हम इस बात को जाने कि आखिर जो पश्चिम है वो क्या कर रहा है जी, और किस तरह से उससे हमको निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। वामपंथ की तरफ जिसको आप इशारा कर रहे हैं, मार्क्सवाद वगैरह की तरफ, मैं गया थोड़े दिन तक, मैंने समझा, लेकिन उसी बीच में गांधी को ही पढ़ता रहा, और बाद में मुझे समझ में आया कि मार्क्सवाद जो है वो एक औद्योगिक सभ्यता का चिंतन है। हमारे यहाँ कोई इस तरह का औद्योगिक सभ्यता का कोई चिंतन नहीं है, इसलिए, और न हमारे यहाँ कोई इस तरह की औद्योगिक सभ्यता का विकास हुआ। तो इसलिए मैं फिर से गांधी के पास लौटा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो किसान सभ्यता से चल के आया है। तो हमारे यहाँ सामंतवाद और समझिए कि एक हल्का फुल्का पूंजीवाद आया, जिसको मैंने रामविलास शर्मा जी ने जो कहा है साहूकारी वाला पूंजीवाद। तो वो साहूकारी वाली पूंजीवाद में भी एक खास प्रकार के ठंडापन रहता है, सुस्ती रहती है, उसमें अपनी आक्रामकता नहीं रहती। तो उस स्थिति में मैं मानता हूं कि मैं एक खास प्रकार से अपने समय में रहकर अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपने समाज को समझने की कोशिश करता रहा, और इस तरह की कोशिशें जो भी करता है उसकी ये कोशिशें कभी खत्म नहीं होती, मेरी भी नहीं होती। इसलिए मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो 20वीं शताब्दी का और 21वीं शताब्दी का भारत है, ये बहुत संकटग्रस्त भारत है। इसलिए अब इसमें दो तरह के भारतीय पैदा हो गए। एक वह है जो मानते हैं कि असली भारतीयता पश्चिमीकरण है जी, और दूसरे वह हैं जो मानते हैं कि नहीं, अपनी जमीन पर रहकर अपने जमीन के हिसाब से 2-4 कदम आगे रखना, ये भारतीयता है। वो एक जो राष्ट्रीय किस्म की भारतीयता है। अगर आप देखें तो गांधी और नेहरू को आमने सामने कर दे तो आपको पता लग जाएगा। तो गांधी और लोहिया एक तरफ हो जाएंगे, नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह अहलूवालिया दूसरी तरफ। ये दो तरह के भारत हैं, और इस समय ये भारत का सबसे बड़ा संकट है कि वो अपने ही लोगों से लड़ रहा है, और ये मेरी दृष्टि में भारत की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो कौरवों और पांडवों के बीच जैसी लड़ाई है, जहां सारे लोगों को शिक्षा, दीक्षा और परिवेश एक ही मिला हुआ है, लेकिन चेतना बिल्कुल भिन्न है।
आप पर केंद्रित एक पत्रिका समावर्तन का अंक निकला था। उस अंक में आपका जो साक्षात्कार था उसमें आपने गांव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक तो यह कि गांव में आपका बचपन बीता और इसलिए आप ये मानते हैं कि जो संवेदना का हमारा स्तर है वो उस गांव की पृष्ठभूमि से हमें प्राप्त हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक तो यह है कि आपको किस तरह से संवेदनाएं वहां मिली, एकदम से निजी आपके जीवन पर सवाल है। दूसरा यह कि आज का जो रचनाकार महानगर में रहता है वह गांव से या तो कट गया है या बहुत समय पहले गांव में कभी रहा होगा, इसलिए उसकी संवेदना के स्तर में और आपकी संवेदना के स्तर में जमीन आसमान का अंतर मुझे दिखाई देता है। आपको नहीं लगता कि आज का जो रचनाकार है वो ग्रामीण अंचल पर बात ही नहीं कर रहा है? देखिए, दो तरह के सवाल हैं। पहली बात है कि एक तो मेरी संवेदना का स्वरूप और चरित्र क्या है, दूसरा है कि जो शहर में पैदा हुए लेखक हैं उनसे मेरी संवेदना की भिन्नता क्या है। एक बात तो मैं कह दूं कि जो गांव में बच्चा पैदा होता है वो भले ही किसी एक स्त्री की कोख से पैदा होता है, लेकिन वो बच्चा गांव का पैदा होता है, वो किसी परिवार का नहीं पैदा होता। परिवार से उसकी एक पहचान बनती है, लेकिन उसको अपनी पहचान पूरे गांव से बनानी पड़ती है। जैसे आप तो अगर गांव के होंगे तो आपको पता होगा कि पहले जो लड़कियां किसी दूसरे गांव में ब्याही जाती थी तो पूरा गांव जो है उस लड़की के गांव को अपनी समधियाना मानता था या अपना बहनौरा मानता था, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि वहां इंडिविजुअल नाम की जो सत्ता थी वो सिर्फ समूह को पहचानने की सत्ता थी। दूसरी बात आप ये देखें कि ये जो जैसे मैं एक दिन बैठा हुआ था कलकत्ता में, तब स्कूल में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव गया था। 10-11 बजे का समय था तो मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि तुम उठो और उठ करके वो बैल को धूप में है उसको छाया में बांध दो। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई उतनी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा पढ़ा रहने दीजिए, वो तो बता तो है ही। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम देख नहीं रहे, वो धूप में पड़ा है, धूप में बैठा है, उसको तुम छाया में बना दो। उस वक्त तो थोड़ी ही बात समझ में आई थी, लेकिन आज समझ में आती है कि उनको इस बात की तकलीफ हो रही थी कि हम लोग छाया में बैठे हुए हैं और वो धूप में बैठा हुआ है और धूप निरंतर तेज होती जा रही है। तो छाया में वो बैठे हुए थे, लेकिन उनको बैल पर जो लगने वाली धूप थी उसका एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ फिर हमारे और भी एक बड़े ताऊ जी थे, वो सुबह उठते ही गर्मियों के दिनों में जो सबसे पहले वो मिट्टी का एक पात्र है जिसको कोहा कहते हैं, तो कोहे में पानी भरते थे जिससे पक्षी जितने हैं जो कि तालाब वाला आसपास का सूख गया था तो उसमें जिससे आके पानी पी सके। माने वो सबसे पहले दातून करने के बाद वही काम करते थे, नहाने धोने और खेत में जाने का काम तो बाद में करते थे। इसका मतलब संवेदना क्या चीज है, वेदना में सम लगा। माने आप अपने को अकेले में ही मत समझिए, सब हैं तो आप हैं। ये जो संवेदना, तो वो जो संवेदना है वो मैंने गांव से सीखी, क्योंकि वहां मैंने आपका हंसना और रोना, अकेले का हंसना रोना और लाचारी का रोना और हंसना नहीं है। वो आपके उद्यम से ही सब नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें पूरे वातावरण का, परिवेश का उद्यम और योगदान है। तो इसलिए जो गांव की सामूहिकता की है, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, रेणु को पढ़ेंगे, नागार्जुन को पढ़ेंगे, यहाँ तक कि निराला को भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो है। अब जो बच्चे हैं उनकी दिक्कत क्या है कि एक तो उनका संसार बहुत छोटा है। अभी मैं कल जब मांडू में बैठा था तो वहाँ आपके इंदौर के सत्यनारायण पटेल ने एक वाक्य वहां लग कह दिया जिस पर लोगों ने बहुत नाराजगी व्यक्त की। अच्छा, कि आज का लेखक जो है वो गमले में उगे हुए पौधे की तरह, उनकी अपनी कोई जमीन नहीं। तो कौन सी जमीन नहीं है, क्योंकि गमले में जो पौधा उगेगा वो पहली बात तो एक प्रोटेक्टिव लाइफ है, बहुत एक सुरक्षित संरक्षित जीवन उसको मिला है। उस संरक्षित जीवन में वो सीधे सीधे जिस गिरवे को आपने खेत में लगाया है
या बीज जो डाला है या आपने बगीचे में लगाया है, तो आप तो आके शाम को सो जाएंगे। वो रात भर अपने परिवेश से, वातावरण से जूझता रहता है, सुबह भी जूझता रहता है। सवेरे कभी या शाम को आप जाकर उसको देख लेते हैं, और अगर लगा कि कोई पत्ती उत्ती मुरझाई, थोड़ी मिट्टी इधर उधर कर देते हैं, पानी डाल देते हैं और फिर निश्चिंत हो गया। लेकिन शेष जो 23 घंटे और 30 मिनट वो संघर्ष करता रहता है वो अपने आप। तो गांव का जो बच्चा है, जो लेखक है, जो गांव में पला पुसा है, उसमें सामूहिकता के बावजूद ये जो अपना संघर्ष करने का मादा है, विश्वास है, वो भी बना रहता है। गांव जो है उस रूप में मेरी संवेदना में आया। तो एक तो मुझे सामूहिकता का बोध हुआ, गांव में ही मैंने देखा, क्योंकि गांव जो है वो उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं तो मैं अक्सर पूछ लेता हूं लोगों से कि आप हमको बताइए भोपाल में क्या पैदा करते हैं आप। ना आप शक्कर खाते हैं, आप बिस्किट खाते हैं, लेकिन शक्कर भी गांव में पैदा होती है और बिस्किट भी गांव में पैदा होता है, क्योंकि गन्ना और गेहूं दोनों गांव में पैदा होते हैं। तो आप तो कुछ पैदा नहीं कर रहे, आप कोई उत्पादन नहीं कर रहे। तो मेरा मतलब है कि जो उत्पादन से जुड़ी हुई आबादी है